देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। जुलाई सीरीज की कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों के लिए बड़ा झटका, इनफैक्ट दुनिया भर के बाजारों का बड़ा झटका और ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने का खतरा और डिफॉल्ट होता हुआ दिख रहा है ग्रीस का बाजार, ग्रीस की इकोनॉमी। ऐसे में कितना असर पड़ेगा भारतीय बाजारों पर? दुनिया भर के बाजार हैं बेहद कमजोर और आज एक गिरावट के साथ शुरुआत के आसार। ऐसे में आपके लिए तैयार करेंगे रणनीति, क्या होगा भारतीय बाजारों में, कौन सी कंपनियों पर होगा असर और क्या करें आप, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिक्की और मैं हर्षदा सावंत। जैसा अनिल ने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स में वो सेल ऑफ देखने को मिला है। एशिया के बुरे हाल है। निकेई लगभग 400 पॉइंट टूटा। शंघाई के मार्केट्स में शुरुआत मजबूत थी, लेकिन वो इंडेक्स भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। SGX निफ्टी भी भारी भरकम बिकवाली का दबाव दिखा रहा है। ग्रीस का संकट कितना अब पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका ग्लोबल मार्केट्स पर कितना बुरा असर पड़ेगा। रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ है। आशीष, उम्मीद थी कि कुछ न कुछ समझौता होगा, कुछ सुलह निकल कर आएगी, लेकिन आज तो हालत और भी खराब होते दिख रहे हैं। उम्मीद ही नहीं हर्षदा, कॉन्फिडेंट थे ज्यादातर बाजार के पार्टिसिपेंट्स की फ्राइडे तक अगर डील क्लॉक नहीं हुई तो एटलीस्ट संडे इवनिंग तक तो आपको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आएंगे कि ग्रीस और उसके क्रेडिटर्स के बीच में एक बेल आउट पैकेज में फाइनली सहमति बन चुकी है। ये ज्यादातर वाइडली एंटिसिपेटेड था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये दिक्कत यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। वीकेंड आपको याद होगा, फ्राइडे तक कोई सहमति नहीं बनी थी। सैटरडे को ग्रीस की एक और यूरोजोन की एक इनफैक्ट तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स की अर्जेंट बैठक और थी ग्रीस को लेकर। संडे तक कोई डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं हुए, कोई सहमति नहीं बनी दोनों के बीच में। ग्रीस ने जो फ्रेश प्रपोजल भेजा था बीते संडे को और मंडे को, उसको थोड़े से चेंजेस करे थे, उसके बाद उस प्रपोजल पे कोई सहमति नहीं बनी। और इंटरेस्टिंगली संडे को खबर आई कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि जो भी वार्तालाप होगा, जो फाइनल डील वो स्क्वीज कर पाएंगे, उस डील को लेकर वो अपनी आम जनता के पास जाएंगे। एक रेफरेंडम होगा, यानी कि आम जनता वोट करेगी कि क्या ये जो फाइनल प्रपोजल है उन्हें पसंद है और वो ग्रीस यूरोजोन के साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं। तो येस और नो में वोटिंग होनी है। ये वोटिंग कब होगी? 5 जुलाई को, यानी कि आने वाले अब रविवार तक ये फैसला टलता हुआ नजर आ रहा है। तब वो रेफरेंडम होगा, तब वो जनरल वोटिंग होने वाली है। इस बीच दिक्कत की बात, कल ध्यान रखें मंगलवार को 1.6 बिलियन यूरोज का IMF को रीपेमेंट करना है ग्रीस को। हाईली लाइकली है कि उस फ्रंट पे वो डिफॉल्ट करते हुए नजर आए। आज से ग्रीस के इक्विटी मार्केट्स बंद हैं, वहां के बैंक्स बंद हैं, कैपिटल कंट्रोल्स इंपोज हो चुके हैं, यानी कि आप पैसा जो निकाल रहे हैं, एक लिमिटेड पैसा निकाला जाएगा, वो भी ATM ऑपरेशंस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए खोले जाएंगे। कुल मिलाकर 60 यूरोज पर डे आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओवरसीज ट्रांजैक्शंस पे रोक लगा दी गई है अनटिल अनलेस कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो जो प्री अप्रूव्ड हो। तो अब ग्रीस में वो कैपिटल कंट्रोल्स का समय आ चुका है। ये मार्केट जो है, ध्यान रखें, अगले मंडे तक बंद रहने वाले हैं। तो यहां पे अब दिक्कतों की बात शुरू होती हुई, जो हम एक्सपेक्ट करते बीते हफ्ते तक फैसला आता हुआ नजर आएगा, वो फैसला आया नहीं है और अब एक हफ्ते और दिक्कतें टलती हुई नजर आ रही हैं। और अब तक किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा, ध्यान रखें, ग्रीस का एग्जिट। ग्रीस, क्योंकि यूरोजोन जब बना था तो सिर्फ ये सहमति थी कि सबके सब मिलकर एकजुट होकर आएंगे। किसी ने ये एंटिसिपेट नहीं करा था कि कोई इकोनॉमी, कोई कंट्री बाहर जाती हुई नजर आएगी। तो अब तो वो प्रोसेस भी क्लियर नहीं है कि यूरोजोन से एग्जिट कैसा होता हुआ नजर आएगा। आपने शंघाई की बात करी थी, ओवर द वीकेंड एक पॉजिटिव खबर आई थी जो ग्रीस की खबरों के चलते दब गई। ध्यान रखें, सेंट्रल बैंक ने एक बार फिर से फ्रेश स्टिमुलस इंजेक्ट करा है, दरों में कटौती करी है, इसीलिए शंघाई के मार्केट्स आपको पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज तमाम जो मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं इस समय वो एशिया है और बेहद कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ग्रीस का ज्यादा असर पड़ता हुआ हमारे साथ अब KR चोकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चोकसी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, गुड मॉर्निंग। बताइए, कितनी गहरी मार भारत पर पड़ सकती है ये जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं ओवर द वीकेंड ग्रीस को लेकर? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल, आई थिंक थोड़ा जल्दी राही हो जाएगा। आई थिंक कितनी मार पड़ती है वो डिसाइड करना, क्योंकि एक्चुअली द पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट ग्लोबल जो फंड्स विड्रॉ होने हैं उनको कोलेटरल डैमेज कितना होता है उसके ऊपर वो फंड विड्रॉ होते हैं, विच मीन्स दैट आई थिंक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड how much of losses they incur in their contracts. I think that would probably, decide how much they would withdraw from other markets, including India. As of now, I think that clarity is not there. So I must honestly say that I think one would be speculating if I think one is putting any figure before the event. At the same time, 5th July तक मेरा ऐसा मानना है कि I think काफी हद तक ड्रामा प्ले आउट हो जाएगा. To a greater extent, I think Germany in all interest I think would like to save the Greece. क्योंकि जर्मनी का जो एक्सपोजर है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक्चुअली आई थिंक दे हैव डायरेक्टली इन्वेस्टेड अबाउट 80 बिलियन यूरोस. आई थिंक दैट इज व्हाट द फिगर कम्स आउट.
And at the same time, I think they also have the higher amount of derivative contracts, I think, with Deutsche Bank. So to a greater extent, I think it is in the interest of Germany that Germany would play a significant role in bailing out Greece. So according to me, I think till the referendum takes place, I think on 5th of July, this drama will play out for this full week. And I think one is not totally sure as to how much I think it could cause a damage to the different markets and including different economies at this point of time. But I would think that most of the central bankers, including India's central banker, would play a decisive role in ensuring that the currency do not appreciate from current levels. And probably I think they would carry out a significant amount of money market operation. That is what my guess would be at this point of time. Okay. But as we open for the day, I think we would probably get more to know from different regulators and I think the authorities on actions as far as the bailing out and the impact is concerned. बिल्कुल, तो जो ड्रामा होना है 5 जुलाई तक उसका असर पड़ेगा हमारे बाजारों पर, दुनिया भर के बाजारों पर। ग्रीस तो बंद है, तो वो तो जब खुलेंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन तब तक हमें भारी उतार चढ़ाव या फिर इन खबरों से जूझना होगा। देवेंद्र भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सिंगापुर से डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव भी कार्यक्रम में शामिल हो रही है। राधिका, एक बार ऐसी उम्मीद जगी थी कि शायद ग्रीस का डिफॉल्ट टल जाए, लेकिन अब जो संकेत आते दिख रहे हैं डिफॉल्ट पक्का है, साथ ही यूरोजोन से बाहर निकलने का खतरा भी बरकरार है। कैसे आप इन सारे डेवलपमेंट्स को पढ़ रही हैं और इसका क्या असर होगा? ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। आई थिंक पिछले 2-3 हफ्तों से मीटिंग हो रहे थे और पोस्टपोन हुए जा रहा था, लेकिन अभी ऐसा आ रहा है कि स्पेशली ओवर द वीकेंड बिफोर द डेडलाइन, तो कल डेडलाइन है, तभी आईएमएफ के लिए 1.6 बिलियन ड्यू रिपेमेंट्स है प्लस डेडलाइन फॉर द बेल आउट नेगोशिएशन। सो काफी क्रूशियल डेट था। उसके पहले ग्रीस ने बैंक्स का शटडाउन किया है, कैपिटल कंट्रोल्स के भी प्लान्स हैं। तो आई थिंक ये एंटायर वीक क्वाइट डिसिसिव, लेकिन ये हमें पहचानना चाहिए कि कल जो रिपेमेंट्स हैं अगर वो ना भी हो फिर भी ग्रीस हैज नॉट डिफॉल्टेड। आई थिंक वो डिफॉल्ट के लिए 20 जुलाई इज अ मोर इम्पोर्टेंट डेट, जहां पे ईसीबी को 3.5 बिलियन यूरोज ड्यू पड़ता है। तो इसलिए स्टिल ग्रीस वुड नॉट हैव डिफॉल्टेड, लेकिन ऑफकोर्स फाइनेंशियल कंडीशंस ग्रीस से काफी प्रॉब्लमेटिक होंगे और इसके वजह से स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट एज वेल एज ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट को काफी तंगी पड़ सकती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ग्रीस इज ओनली अबाउट 2% ऑफ ओवरऑल जीडीपी, लेकिन फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखने की जरूरत है। एंड अभी बीओजे इज ऑल्सो कम आउट टू से कि हम क्लोज निगरानी रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो वी विल इन्फ्यूज लिक्विडिटी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग इंडिया विल स्टैंड रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन। बट इस हफ्ते आई थिंक no special outcome is expected until unless Greece really agrees on creditors' proposal. लेकिन वो ज़्यादातर संडे को ही होगा, इसलिए I think it's going to be a status quo but a risk aversion more. राधिका, क्योंकि आपने कहा तमाम सेंट्रल बैंक तैनात रहेंगे और खासतौर से आरबीआई भी शायद तैनात रहेगा, इंडिया पर इसका कितना इम्पैक्ट आपको लग रहा है फ्लोज के लिहाज से, करेंसी एक्शन के लिहाज से? हम ओवरनाइट देख चुके हैं कि यूरो हैज फेल बिलो 110 और जो रिस्क अवर्स लाइक येन हैज आल्सो स्ट्रेंथन। यू सीन most of the Asian currencies have taken a hit this morning and stock markets are red. So अभी intraday तो I think डॉलर भी जब खुलेगा तब जंप होने की chances हैं, plus stock markets will also under pressure. Flows already beginning of the year से things have been slowing down a bit. हमें लगता है कि fresh inflows का scope और भी कम है, स्पेशली ऐसे रिस्क अवर्जन मोड में, लेकिन ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस इट विल नॉट बी अ बिग इम्पैक्ट बिकॉज इंडिया का अगेन जो स्ट्रेंथ है, वो जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म हिट होने के चांसेस क्वाइट हाई हैं। तो आई थिंक लाइक रेस्ट ऑफ एशिया टिल देयर इज अ रेजोल्यूशन टू द ग्रीक क्राइसिस, डिफॉल्ट और अदरवाइज, आई थिंक द इंडियन स्टॉक मार्केट्स विल आल्सो बी ऑन द बैकफुट। बिल्कुल, तो यहाँ पर बैकफुट पर जाने की पूरी संभावना। लेकिन देवेंद्र भाई, फिर बड़ा सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ तेजी बनी, पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन अच्छे रहे हैं हमारे लिए, लोग 8,000 से 8,425 तक की तेजी देख चुके, 7,940 से प्रिसाइजली। क्या उन्हें अपनी तेजी करने वाले ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन हल्की कर लेनी चाहिए? क्या मुनाफा अगर किन्हीं शेयरों में आ रहा है तो वसूल करके बैठ जाएं? क्या डाउन साइड रिस्क खुलती दिख रही है? क्या फिर से हम 8,000 की तरफ बढ़ सकते हैं इन संकटों के बीच में? आपका क्या अंदाजा है? आई थिंक वंस अगेन थोड़ा बहुत डेफिनेटली एंटीसिपेशन के हिसाब से देखें तो जो लॉन्ग पोजीशंस लार्जली मार्केट के अंदर खड़ी थी, एटलीस्ट बड़ी पोजीशंस, उन्होंने काफी हद तक इवेंट के पहले अपनी पोजीशन हल्की कर दी थी, विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इनटू ओपन इंटरेस्ट पोजीशन इनटू द डेरिवेटिव मार्केट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच एक्सपायर्ड ऑन लास्ट थर्सडे।
So from that perspective, I don't think that it is too heavy a position. Unlike, I think, 2008 January period, I think current period is, I think, much more leaner and lighter, as I would call it, from the derivative market position point of view. Now, having said that, the impact could come when the withdrawal of money starts from the global FI stroke the currency devaluation. जहाँ तक RBI currency को manage कर सकती है, जैसा मैं मानता हूँ, I think if they can maintain, I think, at 65 level, then probably I think we may not see, I think, a larger impact. But if rupee slips below 65 levels, then probably I think you might see a little larger impact coming up. Little bit of, I think, premature to say that I think where exactly we stand. But as of now, I believe and would like to believe that I think RBI would intervene and probably I think stabilize the currency at 65 levels. Plus most of the central bankers in the globe, they have also prepared themselves to meet this kind of eventuality. So obviously I think the damage control exercise has already begun before time. So from that perspective, I don't know, I think, how much we could go. I think as far as your pertinent question about the stock market is concerned, maybe I think we would remain under pressure. That is one thing given, because I think the knee-jerk reaction says that the market would remain under pressure. How much it would go down to, once again, it would be very speculative. But I would think that I think as of now, we still hold the range of 8,000 to 8,400. Within this range, I think the market should prevail upon. And maybe if this particular range is broken on the downside, then we will definitely have a cause to worry. But as of now, as I said and I repeat, 8,000 to 8,400 to my mind, I think would remain a strong range in which I think the market would probably once again travel. रेंज तो अपसाइड तो बिल्कुल है नहीं, डाउनसाइड रिस्क का ही खतरा है कि यहाँ से 300 साढ़े 300 पॉइंट की ओर डाउनसाइड रिस्क है। लेकिन राधिका, मेरा सवाल आपसे इस बात पर है, क्या ग्रीस को अगर डिफॉल्ट होने दिया जाता है, जिसकी संभावना अब बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम ये रिएक्शन दे रहे हैं, तो फिर क्या एक बड़ी दिक्कत जो दिख रही है वो क्या 2008 और 2012 की सिचुएशन फिर से बन सकती है? क्या अगर ग्रीस डिफॉल्ट होता है तो फिर ऐसे में पोर्चुगल, स्पेन, कुछ हद तक इटली, क्या ये दूसरे देश हैं जो उसी रास्ते पर चलेंगे और फिर उसके लिए फिर क्या ऐसा लगता है कि सिचुएशन बड़ी ज्यादा खराब होती हुई दिखेगी? अभी 1-1.5% की गिरावट है ग्लोबल मार्केट्स में, हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या फिर ये डेवलपमेंट हो सकते हैं? इस लिहाज से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है इन्वेस्टर्स को। अगर ग्रीस का इवेंचुअल डिफॉल्ट होता है, ये you're right in saying कि ये हो सकता है कि बाकी देश, बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो भी देखें, एक्सपीरियंस करें एंड देन टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी द पोटेंशियल इम्पैक्ट। ग्रीस इज स्टिल अ वेरी स्मॉल प्लेयर, बट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ईसीबी का जो पोजीशन है वो काफी कंपेयर टू 2008-2012 ईसीबी इज इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन नाउ। पहले ही जनवरी में क्यूई का अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर शॉर्ट टर्म ये ग्रीस का प्रॉब्लम अगर स्प्रेड होते हुए दिखे तो वो अपना क्यूई का क्वांटम इंक्रीज कर सकते हैं। मेनी ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स, स्पेशली पोर्चुगल, स्पेन, आयरलैंड, ये सब कंट्रीज जो पहले प्रॉब्लमैटिक थे अभी टर्न अराउंड हो चुका है उनके इकोनॉमी में, सो देयर इन अ मच फर्मर फुटिंग। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर ग्रीस का प्रॉब्लम हो कि ये सब कंट्रीज will also have similar issues and might consider exiting the Eurozone. So that risk is there, but it's not very big. और ग्रीस का ये है कि क्यों इतना हार्ड स्टैंड लिया है? कपल ऑफ फैक्टर्स। नंबर वन, ये तो सिर्फ बेल आउट एक्सटेंशन की बात चल रही है। एक्चुअली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में थर्ड बेल आउट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा डेट इज अबाउट 320 बिलियन, so it's about 170% of GDP। तो इसको कम करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो ये इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये बेल आउट एक्सटेंशन, इवन इफ यू गेट ओवर दिस हिल, वी हैव अनदर बिग माउंटेन टू क्लाइंब। So hence Greece के लिए the creditors have taken a very much harsher stance. I think there is a requirement to have a long-term solution. Otherwise, you're going to be talking about this every 6 months or every 1 year. That's why I think, to that aspect, Greece is an outlier. And I don't think even if Greece would eventually default and exit, that the other countries will follow suit immediately, because they are certainly in a much stronger position now as compared to 2008-2012. And ECB has its hands on the nerve. So I don't think there is going to be like a contagion, immediate contagion worry. शुक्रिया राधिका और देवेन, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकाल कर इस एनालिसिस का। तो इम्पैक्ट जरूर रहेगा। आज खास तौर से हमने देखा है एशियन मार्केट्स के बुरे हाल हैं। भारतीय बाजार भी कमजोरी के साथ ही खुलेंगे। 8300 के नीचे एसजेएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। आपकी ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर एक चेक लेंगे अनिल सिंघवी का, और साथ ही आपको बताएंगे ग्रीस संकट का किन कंपनियों पर असर पड़ेगा, किन भारतीय कंपनियों का सबसे ज्यादा एक्सपोजर यूरोपीय बाजारों में, और वहां पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे दूसरे स्टॉक्स जो आपके रेडार पर भी हों ब्रेक के बाद।
ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने की आशंका साफ तौर से बढ़ती दिख रही है। ग्रीस को IMF से मिले कर्ज की किश्त देनी है, मगर ECB सहित सभी कर्जदारों ने उसे इमरजेंसी फंडिंग देने से अब इनकार कर दिया। हालांकि IMF की MD क्रिस्टीन लगार्ड का मानना है कि वो अब भी ग्रीस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते ग्रीस दिलचस्पी दिखाए। Well, I would remind everybody that Greece is under a program with the IMF until March 2016. So what has been discussed today are the European financial arrangements, which are due to expire after a previous extension on June the 30th. And of course, everything is going to depend on the developments in the next few days. But as far as we are concerned, Greece is a member of the Eurozone. When they're prepared to talk and to continue negotiations, we stand ready to do that. We have constantly in the last few days showed a lot of willingness to progress, flexibility in what they can adjust to, and we stand ready to continue doing that. तो IMF साफ संकेत दे रहा है कि वो तैयार है ग्रीस को मदद करने के लिए, बशर्ते ग्रीस की यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो दिलचस्पी दिखाया। लेकिन सवाल यही है कि ग्लोबल मार्केट में इसका एशिया में एक फॉल आउट जरूर दिखा है। दोपहर में आज शायद यूरोप पर भी गहरी मार पड़ेगी। भारत इस बीच कितना पिसेगा, क्योंकि एशिया पर हम रिएक्ट करेंगे, उसके बाद दोपहर में जब यूरोप खुलेगा उसके बाद भी हमारी पिटाई होगी। शायद यूरोप ज्यादा गिरता हुआ नजर आए, अगर अब से लेकर यूरोप के खुलने तक और बड़े डेवलपमेंट कोई ग्रीस पर ना हो। लेकिन हर तक मुझे लगता है कि 2-3 चीजें काफी अहम है ग्रीस को लेकर। पहली बात तो ये कि ग्रीस का अगर डिफॉल्ट सिर्फ 1-1.5% की गिरावट भारतीय बाजारों में एशिया में दिखाता तो ये सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बाजार कुछ और देखना और सुनना चाह रहा है, और वो ये है कि फाइनली क्या ग्रीस यूरोजोन में रहता है या फिर वहां से निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि डिफॉल्ट तो एक्चुअली एक फॉर्मल इवेंट है जो होनी है। लोग पहले से मानकर चल रहे हैं कि ग्रीस डिफॉल्टेड है, अब उसे किसी न किसी तरह से उसे जिंदा रखा जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर यूरोजोन से बाहर ग्रीस निकल जाता है तो फिर आपको एक पैनिक रिएक्शन, नीजर्क रिएक्शन दुनिया भर के बाजारों पर आता दिखेगा। वो अभी तक नहीं आया, तो उसकी गुंजाइश बाकी है, और वो तब होगा अगर ग्रीस बाहर निकले। अब ग्रीस से हमारे लिए दिक्कतें क्या है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए दिक्कतें क्या है? पहला तो ये कि $148 बिलियन के जो बॉन्ड्स का एक्सपोजर है उस पर जो मार्क टू मार्केट लॉसेज आते हुए दिखेंगे, जिसके चलते सारे ग्लोबल मार्केट्स में लोगों के पोर्टफोलियो पर लॉसेज आएंगे, और उसके चलते कई सारे सेल ऑफ, स्टॉप लॉसेज ट्रिगर जो होते हुए दिखेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट में एक पैनिक आ सकता है, ठीक उस तरह से लेमन ब्रदर्स में जैसा हुआ था। हालांकि उससे इस वक्त की सिचुएशन में काफी फर्क है, लेकिन इवेंट्स इसी तरह से धीरे धीरे डेवलप होती है। और ये इसलिए डर है क्योंकि अगर ग्रीस डिफॉल्ट होता है तो फिर बाद में संभावनाएं बनती कि दूसरे देश भी उसे फॉलो करने की कोशिश करें। जैसा राधिका भी कह रही थी, ये कल का कल नहीं होगा। हो सकता है इन सारी इवेंट्स को होने में कोई पोर्चुगल, कोई इटली, कोई स्पेन ये सोचे कि अगर एक कंट्री डिफॉल्ट हो सकती है तो हमें भी फिर क्या दिक्कत है, हम भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। ये 6 से 12 महीने, 18 महीने की प्रोसेस है, लेकिन तब ये होगा आपको अगले 1-1.5-2 साल तक ग्लोबल मार्केट्स में इन्हीं समस्याओं को से जूझना पड़ेगा, और तब आपके लिए ग्लोबली इक्विटी में तेजी करने के मौके खत्म हो जाते हैं। खासतौर से तब जब दुनिया भर के बाजार अपने लाइफ टाइम हाई पर, मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए अपसाइड पोटेंशियल नहीं है, डाउन साइड रिस्क काफी ज्यादा है, और वो ग्लोबल मार्केट्स की तेजी पर ब्रेक लगा सकती है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरी बात है, जब ग्रीस के बाजार उम्मीद करें कि वो भी अब मंडे को ही खुलेंगे, 5 जुलाई को ही खुलेंगे, क्योंकि बैंक बंद है, तो भले ही आज बाजार बंद हो लेकिन कल भी शायद ना खुले। जब तक बैंक ना खुले तब तक बाजार कैसे खुलेंगे? 26% कल पिछले हफ्ते में ग्रीस के बैंक चढ़े हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जब ये बाजार खुले तो वहां पर एक बड़ा असर आपको साफ तौर पर आता हुआ दिखेगा नेगेटिव साइड पर। तो मेरा ये समझना है ये सारे नेगेटिव्स हैं जो इक्विटी मार्केट्स की, दुनिया भर के बाजारों की तेजी पर लगाम लगा देते हैं। लेकिन ग्रीस सब कुछ नेगेटिव है ऐसा नहीं है, कुछ पॉजिटिव्स हैं, उस पर नजर रखनी जरूरत है। पहला पॉजिटिव क्या है? पहला पॉजिटिव तो ये है कि जरूर हमारी करेंसी कमजोर हो सकती है डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि इन सब संकट के बीच में डॉलर बड़ा मजबूत होकर आएगा। लेकिन हमारी करेंसी जो वहां कमजोर होगी उसकी काफी कुछ भरपाई आप यूरो के सामने होते हुए देखेंगे, दूसरी करेंसीज के सामने होते हुए देखेंगे। रुपया वहां कमजोर नहीं होगा, तो एक इंपैक्ट होगा, असर जो होगा वो लिमिटेड होगा, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। जैसा कि आपने 2008 में देखा, वैसा असर करेंसी पर नहीं होगा। और इस बार हम ज्यादा मजबूत सिचुएशन में भी है फॉरेन रिजर्व्स के लिहाज से, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग आरबीआई गवर्नर है। दूसरी बात, करेंसीज कमजोर, करेंसी के अलावा कमोडिटीज कमजोर होगी, उसके अलावा रुपया, उसके अलावा आपके लिए
क्रूड कमजोर होगा तो ये भारत के लिए पॉजिटिव है। ये दो मेटल्स हों या दूसरी कमोडिटीज हो या क्रूड के कमजोर होने के जो संकेत आते हुए दिखेंगे वो हमारे लिए पॉजिटिव काम करते हुए दिखेंगे। तीसरा पॉजिटिव जो बनेगा वो ये कि शायद अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने में अभी और ज्यादा वक्त लगेगा अगर ग्रीस के ये संकट होते हैं। तो सारे नेगेटिव्स मत देखिए, कुछ पॉजिटिव्स भी है। अब फर्क इतना है इन पॉजिटिव्स पर आपको रिएक्शन करने में अभी वक्त है, उससे पहले आपके लिए नेगेटिव्स और खबरों का फ्लो काफी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर आज भले हम थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत करें जैसा कि ग्लोबल मार्केट दिख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्रीस के लिए, हमारे लिए, दुनिया भर के बाजारों के लिए सबसे अहम बात यह कि वो यूरोजोन में रहता है या बाहर निकल जाता है। ये एक ऑफकोर्स बड़ा सवाल है, लेकिन जहां पर यूरोपियन बाजारों में जिन भारतीय कंपनियों का एक्सपोजर है उन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, बताइए कौन सी वो कंपनियां हैं जिस पर सबसे पहले आज नजर रहेगी जहां पर इसका असर पड़ेगा? आज तो इनफैक्ट तमाम कंपनीज पर रडार करनी चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स के लिहाज से तो सबके लिए खबर बड़ी नेगेटिव है। लेकिन ध्यान रखिए, यूरोप इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में जो टोटल मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट होता है 20% यूरोप को होता है और 17% इंपोर्ट यूरोप से होते हैं। तो हमारे लिए अच्छा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। मार्केट अक्रॉस मार्केट्स इंपैक्ट होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंपनीज आपको बता दूं। सबसे पहले आईटी, यूएस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी उनके लिए यूरोप होती है, तो ऑब्वियसली आईटी कंपनीज फोकस में आएंगे और उसमें भी खासतौर पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज। कुल रेवेन्यूज का 33% उस स्पेसिफिक ज्योग्राफी से आता है। आईटी और आईटी के साथ साथ फार्मा एक और बार फोकस में होगा, क्योंकि नेट एक्सपोर्टर्स हैं यूरोप को और ट्रांसलेशन के लॉसेज इनको भरपाई करनी पड़ेगी। तो फार्मास्यूटिकल्स उस लिहाज से आपके रडार पर आना चाहिए। टाटा ग्रुप, और टाटा ग्रुप में खासतौर पर इनकी दो फ्लैगशिप एंटिटीज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, अच्छा खासा एक्सपोजर यूरोप में रखती हैं। इन कंपनीज को अपने रडार पर रखें। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस, कई सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने एक तो पकड़ जमाने की कोशिश करी थी यूरोप में, दूसरी कई सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने काफी हद तक इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशंस करे थे यूरोप में मार्केट्स में पैर जमाने के लिए। भारत फोर्ज पहली एंटिटी उनमें से। 25% रेवेन्यूज इसके यूरोप से आते हैं और एक अगर यूरो कमजोर होता है तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट भारत फोर्ज की अर्निंग्स पर आएगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पॉकेट में मदरसन सुमी है। ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यूज इसकी सब्सिडीज यूरोप से कमा के देती हैं और अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स होंगे तो यूरो का इंपैक्ट इस कंपनी के फाइनेंस पे आएगा। कॉक्स एंड किंग्स जैसे तमाम टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स रडार पे रहेंगे। कॉक्स एंड किंग्स के तो खास तौर पे मैं देख रहा था जो ईबीटा आता है 65% यूरोप का एक्सपोजर उस ईबीटा में, तो इस कंपनी को आपने रडार पे रखें। और फाइनली मेरी लिस्ट में हैवेल्स है। हालांकि हैवेल्स के केस में सिल्वेनिया का जो एक्विजिशन करा था, सिल्वेनिया के जो ऑपरेशंस हैं उसके चलते दबाव आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए सिल्वेनिया बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल एंटिटी नहीं है, तो बॉटम लाइन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। हालांकि डिमांड और मूड के लिहाज से तमाम कंपनीज आपके रडार पर रहनी चाहिए। ओके, तो तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बाजार कमजोरी के साथ खुलेंगे, ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए? अनिल, कई लोग कहेंगे शायद एक अच्छा डिप मिलेगा तो खरीदारी का मौका है। क्या वाकई में खरीदारी का मौका है या फिर ये टाइम है कि आप देखें बाजार को सेटल होने दें, एक शॉपिंग लिस्ट तैयार करके बैठे? खरीदारी का मौका है, लेकिन वक्त है। पहली डिप पे नहीं और खासतौर से सिर्फ 100 पॉइंट निफ्टी गिरे तब नहीं, क्योंकि अब भी ग्रीस को लेकर सारी चिंताएं खत्म हो गई हो या सारे सॉल्यूशन बाहर आ गए हो, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन आएगा तो भी क्या आएगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीस यूरोजोन में बना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगले 12 से 18 महीने तक ग्रीस को जो लंबा चौड़ा रीपेमेंट करना है उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। और जिस तरह का अड़ियल रवैया वहां की सरकार का, उसको देखते हुए अब भी चिंताएं, अब भी लगातार ग्रीस का साया बाजारों पर मंडराते रहेगा। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक बाजार को अप्रोच करने का सवाल है, मेरे लिए बहुत सिंपल लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी है। पहली बात तो ये कि हमने शुक्रवार को इस सीरीज की जब शुरुआत की तो कंपैरेटिवली हायर ओपन इंटरेस्ट के साथ की, यानी कि बाजार तेजी की तरफ थोड़े से ज्यादा पोजीशन में थे। आपने देखा किस तरह से पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर था। हम शुक्रवार के सेशन में कह रहे थे कि इस लिहाज से बाजार के लिए अपसाइड काफी लिमिटेड नजर आती है। और अब आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर आप शॉर्ट सेलर हैं तो आपको चिंता तभी करने की जरूरत है जब बाजार 8,425 के पार निकले। जब तक उसके पार न निकले घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पार निकलने की अब संभावनाएं काफी हद तक खत्म हो चुकी है, कम से कम आज शुरुआती कारोबार में। अब जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पिछले 10 दिनों के अच्छे मूव में तेजी में की पोजीशन बनाई, उनके लिए क्या लेवल्स हैं? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लेवल है 8,325 के आसपास का, और उम्मीद करता हूं कि शायद उसके नीचे ही खुलता हुआ दिखे। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को तो तुरंत बेचकर निकल जाना चाहिए अगर 8,325 के नीचे बाजार खुलते हुए दिखे। अगर आप
आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस बनता है 8,300 का। पूरी संभावना ये भी है कि शायद आप उसके भी नीचे खुलते हुए दिखें। तो फिर अगर 8,300 के नीचे बाजार ट्रेड करते हुए दिखे तो फिलहाल लॉन्ग पोजीशन में बने रहने का कोई मौका नजर नहीं आता, कोई रीजन नजर नहीं आता। अगर आप शॉर्ट हैं तो फिर आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ धीरे धीरे लाते रहें और इस कमजोरी के बाजार को आराम से राइड करें, क्योंकि 8,300 के नीचे निकलने के बाद बाजार में डाउन साइड रिस्क काफी खुलती हुई नजर आ सकती है और उसके बाद डेवलपमेंट्स डिसाइड करेंगे कि क्या फिर हम 8,000 की तरफ फिर से जाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर अगर सेकंड हाफ में ग्रीस में पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हुए दिखे तो बड़े उतार चढ़ाव भी हो सकते। तो ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी तरह से मंदी का ही व्यू बनाकर चलें, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूज फ्लो है और यही वजह कि आज हम डेटा डिस्कस नहीं करें, क्योंकि डेटा की अब रिलेवेंस इस वक्त नहीं है। न्यूज फ्लो ज्यादा अहम है और न्यूज फ्लो बाजार के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए साफ तौर पर 8,300 के नीचे निकल जाने का वक्त है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 8,330 ही स्टॉप लॉस हो गया और पूरी संभावना है ये दोनों ही स्टॉप लॉस सुबह सुबह ट्रिगर हो जाएंगे। तो फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर लें। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक होगा। एकदम से आप 100-125 पॉइंट नीचे खुलने के बाद शॉर्ट न बनाएं, क्योंकि हो सकता है जो कमजोर शॉर्ट्स हैं वो सुबह सुबह कवर होते हुए दिखे। लेकिन इस वक्त बाजार ऐसा है कि आपको अगर बाजारों को लॉन्गर टर्म के लिहाज से अप्रोच करना है तो फिर आपकी रणनीति क्या है? आप इंतजार करें, आपको मौके देगा बाजार और कुछ और करेक्शन देगा। अपनी लिस्ट तैयार रखें। देखिए एक बात पक्की है कि जब भी ग्लोबल संकट आया उसके और जब ये संकट सुलझे उसके बाद भारतीय बाजारों ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दी है। इस बार भी होगा, लेकिन किस लेवल से होगा, किस वक्त होगा, ये न्यूज फ्लो बताएगा। और इस लिहाज से फिलहाल खरीदने की जल्दी न करें, जल्दी तब करें जब बाजार में ये संकट सुलझने के आसार आते हुए दिखे या फिर कंफर्मेशन आते दिखे। तब आप भले 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर भी खरीदेंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि 8,425 पर हम टॉप बना चुके हैं, नीचे जाना है। अब नीचे में 8,300 भी तोड़ेंगे तो फिर नीचे की रिस्क 100 से 150 पॉइंट की निफ्टी पर और ज्यादा खुलती हुई दिखती है। तो फिलहाल खरीदारी से परहेज करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर जरूर रखें, क्योंकि जनरली लॉस में पोजीशन काटना ट्रेडर्स के लिए बेहद मुश्किल होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा मजबूत होकर वो अपने लॉसेस कट करने जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये डेवलपमेंट आगे नेगेटिव साइड पर बढ़ते हुए दिखे तो फिर दिक्कतें ग्लोबल मार्केट्स की बहुत ज्यादा हो सकती है और उसका असर भारतीय बाजारों पर ज्यादा पड़ेगा। और तब आपके लिए भले ही निफ्टी ज्यादा गिरे न गिरे, लेकिन जो स्टॉक्स में करेक्शन आएगा वो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो बेहद सावधान रहने की जरूरत है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, तो आज के लिए यह है स्ट्रैटेजी कि आप कॉशियस रहें और जल्दबाजी ना करें खरीदारी की पोजीशंस लेने के लिए। 8253 पर एसएक्स निफ्टी अब 122 अंक नीचे है। आगे आपको बताएंगे टॉप 10 स्टॉक्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज के रेडार में। और अब वक्त है उन शेयरों के बारे में जानने का जहां पर खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा। हमारे साथ पूरी टीम है बताने के लिए, सोनम मेहता, वरुण दुबे, पूजा त्रिपाठी। लेकिन शुरुआत नियति आपके साथ। सन टीवी आज आपके फोकस में होना चाहिए। यहाँ आईएनबी मंत्रालय के साथ कानून मंत्रालय के जो कंसल्टेशंस हैं लाइसेंस कैंसिलेशन इशू पर, वो अब पूरे होते हुए नजर आए हैं। और कानून मंत्रालय ने गृह मंत्रालय का जो स्टैंड है, जिस तरह के उन्होंने तर्क दिए हैं, उस पर यहाँ पे सवाल उठाए हैं। और कानून मंत्रालय अटॉर्नी जनरल का जो व्यू था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब तक प्रमोटर्स अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत बुक ना हो तब तक किसी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता है नेशनल सिक्योरिटी को। और अगर जिस तरह से यहाँ पर चैनल पर रोक लगाया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पे वायलेशन होगा। इस पक्ष को यहाँ पर इन्होंने आगे लिया है लॉ मंत्रालय ने। और हो सकता है कि अब ये एक फेवर में जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आईएनबी मंत्रालय के बाद अब लॉ मिनिस्ट्री का भी यहाँ पर एक पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं सन टीवी मामले पर। वही केन इंडिया का अकाउंट आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि केन पीएलसी के अगेंस्ट टैक्स नोटिस भेजा गया था करीब 10,000 करोड़ का, और उसके अगेंस्ट दरअसल केन पीएलसी ने आर्बिट्रेशन की अर्जी दी थी। और दरअसल इस अर्जी को भारत सरकार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, नकार दिया है। दरअसल भारत सरकार का कहना है कि जो टैक्सेशन के मैटर्स है वो इंडिया और यूके के जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसके तहत नहीं आते हैं, और इसके लिए ये आर्बिट्रेशन की जो अर्जी है उसे खारिज कर दिया गया है। और इसका एक इम्पैक्ट आपको आज केन इंडिया के काउंटर में देखने मिल सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशंस काउंटर पर खास नजर रखिएगा, क्योंकि कंपनी के टेलीकॉम टावर ऑपरेटर रिलायंस इंफ्राटेल में 51% की हिस्सेदारी खरीदने की यहाँ पर काफी सारे कंपनीज सामने आई है। 5 से 6 कंपनीज इंटरेस्टेड है, बल्कि अमेरिकन टावर कॉप और प्राइवेट इक्विटी फर्म काले भी इसमें शामिल है। वैल्यूएशन लगभग जो शुरुआती बिड्स आए हैं वो लगभग 20,000 से 24,000 करोड़ रुपए के आ रहे हैं 51% की स्टेक के लिए। लेकिन इस वैल्यूएशन में 8,000 करोड़ का डेट भी शामिल है, तो देखना होगा वैल्यूएशन एक्चुअल में कितने आते हैं। माना जा रही है पूरा ट्रांजैक्शन सितंबर एंड तक पूरा हो जाएगा या फिर एटलीस्ट अक्टूबर में पूरा होता
हुआ दिखाई देगा। साथ ही आरकॉर में एक फंड एक्शन हुआ था शुक्रवार के ट्रेडिंग सेक्शन में, जहां पर सीएलए से ही अपने अंदर यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव करते हुए सीएलए से ग्लोबल मार्केट्स ने कंपनी के 4 करोड़ 23 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वही सीएलए से मॉरिशस लिमिटेड ने कंपनी के 4 करोड़ 23 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। जी, आज काफी सारे बैंकिंग काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन बैंक की। यहाँ पर बैंक को शेयरधारकों की तरफ से 3500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल गई है। उसके अलावा सिंडिकेट बैंक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर बैंक को QIP के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिल गई है। फार्मा का EGM हुआ था 27 जून को और यहाँ पे कंपनी के शेयरधारकों की तरफ से कंपनी को मंजूरी मिल गई है अपनी विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% करने के लिए। फिलहाल FI की होल्डिंग कंपनी में सिर्फ 9.96% की है और कंपनी कुछ पैसे जुटाना चाहती है अब शेयर्स इश्यू करके, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इश्यू करके और अपनी FI लिमिट को यहाँ पर बढ़ाना चाहती है और इसलिए शेयरधारकों की तरफ से उन्होंने मंजूरी ली थी। बोर्ड ने ऑलरेडी कंपनी को 22 मई को ही मंजूरी दे दी थी। येस बैंक का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर अगले फिस्कल में येस बैंक $1 बिलियन का ADR इशू लेकर आ सकती है। यहाँ हम आपको बता दें कि बैंक को शेयरधारकों की तरफ से QIP या ADR के जरिए रकम जुटाने की मंजूरी दी गई थी और बैंक का इंटरेस्ट ADR की तरफ ADR से ज्यादा जुटाने का दिख रहा है। यहाँ पर बैंक का ये भी कहना है कि इससे बैंक के कॉस्ट ऑफ कैपिटल में थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। जीवीके पावर आपके फोकस में आज होना चाहिए। जीवीके पावर की पंजाब पावर यूनिट है जिसमें काफी सारे डिलेज हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे एस्केलेट कर गया है, जिसके चलते जीवीके ग्रुप ने बैंकर से और अतिरिक्त लोन की मांग की है। आपको बता दूं कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक इसके बैंकर्स में यहाँ पर शामिल हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ आज FIPB की बैठक होगी जिसपे कोटक महिंद्रा बैंक के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाएगा, जो कि पिछले काफी समय से टाला जा रहा था। यहाँ आपको बता दें कि बैंक का प्रस्ताव FII लिमिट 47% से बढ़ाकर 55% करने का है। और सबसे आखिरी में श्रीराम EPC का काउंटर आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी अपने CDR लेंडर्स को उनके लोन के कन्वर्जन के अगेंस्ट प्रेफरेंशियल बेसिस पे 4 करोड़ 60 लाख शेयर्स इशू करेगी। 33 रुपए से 40 रुपए के आसपास के बीच के रेट में ये इशुएंस किया जाएगा। इसके अलावा अपने प्रमोटर श्रीराम होल्डिंग्स को भी प्रेफरेंशियल बेसिस पे करीब 1 करोड़ शेयर्स इशू करने वाली है। 37 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे ये इशुएंस किया जाएगा। तो अच्छे खासे प्रीमियम पे ये इशुएंस किया जा रहा है। तमाम स्टॉक्स रडार पर रहेंगे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है और इसके अलावा हमने उन काउंटर्स की भी बात की जहां पर यूरोप का सीधा एक्सपोजर है, उस पर भी नजर रहेगी। क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन तमाम काउंटर्स पर, इससे जानकारों से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे आपको बताएंगे दिन की बड़ी हेडलाइंस और साथ ही वो बड़े सवाल जो आज खड़े हैं ट्रेडर्स के सामने। ब्रेक के बाद और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस के डिफॉल्ट करने का खतरा बढ़ा, ECB ने इमरजेंसी फंडिंग बढ़ाने से किया इनकार। 6 जुलाई तक रहेंगे बैंक बंद और आज ग्रीस में शेयर बाजार भी रहेंगे बंद। 5 जुलाई को होने वाले जनमत संग्रह पर अब होगी नजर। ग्रीस में संकट गहराने से एशियाई बाजारों में तेज गिरावट। जापान का बाजार निक्के और SGX निफ्टी तकरीबन 0.25% नीचे। डॉलर के मुकाबले में यूरो 1 महीने के सबसे निचले स्तर पर। कच्चे तेल में भी बड़ी गिरावट। ब्रेंट क्रूड 1% गिरकर $63 के नीचे। नाइमेक्स भी $58 के आसपास पहुंचा। सन टीवी मामले में कानून मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल की राय को ठहराया सही। मंत्रालय ने कहा UAPA के तहत प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज होने पर ही लाइसेंस कैंसिल होना संभव। और बाजार के लिए आज इस ग्रीस संकट के बीच में कुछ बेहद अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या है वो सवाल, कहां होनी चाहिए हर एक निवेशक और ट्रेडर की नजर, ये सब लेकर हमारे साथ हैं। हर्षिता बताइए कहां नजर है आपकी, कौन से सवाल बड़े हैं आज? शुक्रिया अनिल। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में जो सेल ऑफ देखने को मिला उसकी कितनी बड़ी मार भारतीय बाजारों पर पड़ेगी, वो बड़ा सवाल है। कंसिडरिंग एशिया में हमने देखा है हड़कंप मचा है, अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है, तो वो है पहला सवाल। लेकिन भारत कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अगर आप देखें, यूरोप में जो कंपनियों का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं, उसमें आज क्या रणनीति होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है तमाम निवेशकों के लिए। तो क्या वहां पर आप बिकवाली करें इस डेवलपमेंट पर, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा अगर आप निफ्टी की बात करें तो ग्लोबल बिकवाली के बीच निफ्टी 8300 के नीचे कितना फिसलेगा, वो एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिए SGX निफ्टी तो 8300 के नीचे कारोबार वैसे भी कर रहा है। और ऐसे में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पिटाई होती है,
आप देखिए बैंक निफ्टी, क्या ये बाजार की कमर फिर से तोड़ने वाला है, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसे में आज आपकी क्या इस पैक में बिकवाली की पोजीशंस अग्रेसिव होनी चाहिए। साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट पर भी इसका असर पड़ेगा, तो इंडियन ट्रेडर्स को क्या रिएक्शन दिखाना चाहिए। क्रूड में करेक्टिव मूव आ गया है, बेस मेटल्स कुछ कमजोर पड़ते हुए दिखाई देंगे, उसका फायदा इक्विटीज को जरूर मिलता है, लेकिन सेफर हेवन के तौर पर सोने में कुछ हाल देखने को मिला है, करीब $6.5 से ज्यादा का कॉमेक्स पर। तो वहां पर क्या स्ट्रैटेजी हो, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है निवेशकों के लिए। तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस वक्त स्टूडियो में हैं अविनाश गोरक्षकर और आशीष चतुर्मुता, और साथ ही मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। सबसे पहले शुरुआत मानस आपके साथ की जाए। निफ्टी पर कमजोरी के संकेत हैं, गैप डाउन ओपनिंग के आसार दिखते हुए दिख रहे हैं। किन लेवल के नीचे खुले तो फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए आप ये कहेंगे कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, बेच कर निकल जाए, अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें, और साथ ही कितनी गिरावट की गुंजाइश नीचे बनती हुई नजर आती है फिर चार्ट पर, ये पहले बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए 19 जून को जब निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, उसके ऊपर निकला था, तब ऐसी उम्मीद लग रही थी कि शायद वीकली चार्ट पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, निफ्टी जाके उसका नेकलाइन टेस्ट करेगा जो कि 8500 के आसपास है। बट पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखिए तो निफ्टी लगातार 8425 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। देखिए स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपका पहला स्टॉप लॉस तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही होना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उस लिहाज से तो स्टॉप लॉस का जो स्तर होगा वो 8300 8297 के आसपास होगा। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो, निफ्टी उसके नीचे जाए तो बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि अभी भी वैलिड है जो मैंने पहले भी मेंशन किया था वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसके टारगेट 7500 के आसपास आते हैं, वो अभी भी वैलिड पैटर्न है। और अगर निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 8297 के आसपास है उसके नीचे जाएगा तो फिर तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि जल्द ही निफ्टी अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 8200 के आसपास है वो भी ब्रेक करेगा, और जो रिसेंट लो आई थिंक 7950 के आसपास बने थे बहुत ही जल्दी वो टच करेगा। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तब शायद चांस नहीं मिलेगा अगर आप ट्रेडर हैं कि आप या तो आप लॉन्ग से एग्जिट कर पाए या तो आप नई शॉर्ट बना पाए। तो बहुत कॉशियस रहना चाहिए अपने स्टॉप लॉसेस। अगर आप लॉन्ग की पोजीशन आपने बनाई हुई है तो 8297 के नीचे जरूर रखें, और तब तक लॉन्ग ना क्रिएट करें जब तक आपको लोअर लेवल्स पे पैटर्न बुलिश ना दिखे, और या तो निफ्टी 8425 के लेवल्स ब्रेक ना करे। ओके, तो राय वही है 8425 के पार निकले तो ही तेजी के बारे में सोचें, और 8300 के लेवल के नीचे बाजार ट्रेड करते हुए दिखें तो तेजी की पोजीशन खत्म कर लें। आशीष, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए खासतौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या लेवल अहम है, और किन लेवल्स के नीचे आप ये कहेंगे कि अब तेजी में नहीं रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। डेफिनेटली देखिए कहीं ना कहीं लॉन्ग्स जो है वो स्टक हो चुके हैं, और जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद है 8300 के नीचे जैसे बाजार सस्टेन करेगा तो ये काफी एक पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए मजबूर करेगा लॉन्ग पोजीशंस के साइड में। और ओवरऑल मुझे लगता है 8250 के नीचे अगर से बाजार टिका रहा तो शायद वापस से 8050 8000 के लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पुट राइटिंग भी हो रही है वो अभी भी 8000 के लेवल्स के आसपास ही हो रही, तो उन लेवल्स को वापस से एक बार शायद रिटेस्ट बाजार कर सकता है। तो वो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसी कई कंपनियां हैं जहां पर यूरोप का एक्सपोजर काफी ज्यादा है। आप नाम लीजिए तो हर सेक्टर में एक्सपोजर, चाहे ऑटो कंपनियां, स्टील कंपनियां, खास तौर से ऑटो एंसिलरीज का ज्यादा बिजनेस आजकल यूरोप से ही आता है। अविनाश, चाहे वो मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स हों या फिर बाकी के एंसिलरी प्लेस, उनमें क्या आज बिकवाली करना बेस्ट रहेगा, और उसके बाद पहले तो मुनाफा घर ले जाएं फिर देखिए कितना इम्पैक्ट आ रहा है? आई थिंक बिल्कुल मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड काफी नेगेटिव होगा। स्पेशली अगर हम मदरसन सुमी की बात करें हर्षदा, तो ऑलमोस्ट 75-80% रेवेन्यू उनके ग्लोबल सब्सिडरीज यूरोप से आता है। क्लियरली भारत फौज को भी काफी बड़ा झटका लगेगा। आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म इन सारी कंपनीज में आपको डाउन साइड देखने को डेफिनेटली आज मिलना चाहिए, क्योंकि काफी पैनिक भी रहेगी मेरे ख्याल से। आई थिंक अगर हम IT या टिपिकली स्टील कंपनीज की भी बात करें तो क्लियरली डाउन साइड ट्रेंड मेरे ख्याल से आज काफी जोर से देखने को मिलेगा। तो आई वुड से दैट इट्स बेटर टू वेट। अगर खरीदारी भी इन अच्छी कंपनीज में अगर करनी है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करके ही
आगे बाइंग पोजीशन। लेकिन रफली आपकी क्या एंटिसिपेशन है, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में इस तरह की ग्लोबल डेवलपमेंट का कितना इम्पैक्ट रहेगा इन कंपनियों के बिजनेसेस पर? नहीं, आई थिंक क्लियरली बिजनेसेस पे तो नहीं रहेगा, ये सेंटिमेंटल इफेक्ट रहेगा। मुझे लग रहा है कि ग्रीस का संकट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बिजनेस मदरसन सुमी जनरेट करता है यूरोप से, यहाँ से कोई प्रॉब्लम्स होगी या भारत फौज को होगी। हो सकता है कि करेंसी के कारण थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव रहेगा, और ये करेंसी का जो इम्पैक्ट होता है हर्षदा शायद 1 या 2 क्वार्टर के लिए रहेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से नॉर्मल सी आएगी। आई थिंक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो मेरे ख्याल से क्लियरली थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, लेकिन खरीदारी के लिए मेरे ख्याल से अगर आपको ROI और अच्छा बनाना है तो मेरे ख्याल से इट्स बेटर टू वेट फॉर अ 5 to 6% डाउन साइड, एंड बाद में ग्रेजुअली एवरेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि ये संकट 6 दिन चलेगा या और 1-2 हफ्ते चलेगा। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू डिप्लॉय योर कैपिटल इमीडिएटली इन वन शॉट। चलिए, तो इस समय खरीदारी में की जल्दबाजी ना करें, जैसे हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं। कई जगह आपको हिदायत मिलेगी या फिर सुझाव मिलेगा कि एक अच्छा खरीदारी का मौका बन रहा है, लेकिन ये टाइम है थोड़ा सा पेशेंट होने का। अपने स्टॉक्स चुने और 5 से 6% का करेक्टिव मूव अगर आए तभी आप पैसा लगाना शुरू करें, इस समय नहीं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मानस जयसवाल, अविनाश गोरक्षकर और आशीष चतुर्मुता। कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहेगा, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, ये कुछ एक स्टॉक हैं जहां पर जो इनका एक्सपोजर है यूरोप में, उसके चलते हुए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वायदा कारोबार के हैं दोनों स्टॉक ऑटो एंसिलरी स्पेस से। आशीष बताएं क्या शॉर्ट करने के मौके दिखते हैं आपको यहाँ पर, यदि हाँ तो कौन से स्टॉक शॉर्ट करेंगे, क्या लेवल्स अहम होंगे? अनिल जी, मैं इसमें समझता हूँ भारत फोर्ज थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है कंटिन्यूसली। इसने अपने ऑल टाइम हाइस के बाद में एक हमें ओवरऑल वीकनेस ही दिखाई, और मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी स्ट्रेंथ अभी की रिकवरी में भी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली, तो ये स्टॉक थोड़ा सा वीक लगता है। 1140, 1145 का एक स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट पोजीशन भारत फोर्ज में बनानी चाहिए। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 1050, 1020 तक के लेवल्स इस स्टॉक में 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल लेवल्स है भारत फोर्ज के लिए जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन एक स्टॉक जो काफी कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है वो है सन टीवी, और रीसेंट डेवलपमेंट्स ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि ये मामला जल्द सुलझता हुआ दिखाई देगा। सन टीवी देखिए पिछले पूरे हफ्ते काफी पिटा था, आज 289 पिछले हफ्ते की समाप्ति इनफैक्ट 289 के आसपास रही है। टेक्निकली मानस अब कितना और टूट सकता है ये काउंटर, क्या सलाह होगी आपकी इन निवेशकों के लिए जो होल्ड करके बैठे हैं? देखिए, टेक्निकली तो अभी भी बहुत वीक लगता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 300 रुपए का सपोर्ट पहले बना हुआ था, पिछले दिनों स्टॉक ने 300 रुपए के लेवल्स ब्रेक किए, उसके बाद एक बाउंस बैक दिखाया, 325 तक के हाइज बने और फिर से वो 300 रुपए के नीचे फिसल गया है। मैं तो समझता हूँ जिस तरह लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, यहाँ से वीकनेस अभी और बढ़ेगी। स्टॉक 260, 255 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले और कोई छोटा मोटा बाउंस बैक मिले जहाँ 295 तक के लेवल्स टेस्ट करता है स्टॉक, तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। और अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है ऑलरेडी तो अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें 272 पे। अविनाश, इंडियन आईटी कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि एक और जहां यूरोप में कारोबार है और उसके चलते हुए दिक्कतें हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर करेंसी कमजोर होने का फायदा भी शायद मिले। इन दोनों के बीच में किस तरह से आप आईटी कंपनियों पर अप्रोच करेंगे और क्या करना चाहिए? क्या कहीं कोई खरीदारी या बिकवाली की राय है आपकी? नहीं, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली स्पेशली एक और चीज यहाँ पर एचसीएल टेक पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका यूरोप में जबरदस्त एक्सपोजर है और 33% रेवेन्यू यूरोप से आता है। इस शेयर में खासतौर से क्या करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को बड़ी भारी भरकम 3-3.5% की उछाल आई थी इस शेयर में? आई थिंक अनिल जी, इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली सेंटिमेंट वीक रहेगा, क्योंकि आई थिंक यूरोप से काफी बिजनेस एचसीएल टेक और इवन टीसीएस का भी काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो आई वुड से दैट इन द शॉर्ट टर्म दबाव रहेगा, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो क्लियरली यूरोप में मैन पावर कॉस्ट ज्यादा है। वहां पे जिस प्रकार से एंट्री इंडियन आईटी कंपनीज ने की है वो नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन अगर हम इनकी आईटी कंपनीज की कैपेबिलिटीज देखें तो काफी हद तक आउटसोर्सिंग जो ट्रेंड चालू है वो आगे भी चलता रहेगा। इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या टिपिकली बिजनेस कंडीशंस थोड़े से दबाव में आ सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, मुझे लग रहा है कि आईटी में डेफिनेटली डाउनसाइड थोड़ा सा कैप्ड है और इतना शायद भारी गिरावट आपको आज देखने को ना मिले, और आने वाले दिनों में भी शायद थोड़ी गिरावट के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो मेरी राय में तो डेफिनेटली एचसीएल टेक, टीसीएस ऐसे शेयर्स होंगे जो गिरावट में मैं खरीदूंगा और मुझे लग रहा है कि अच्छी अपसाइड आ सकती है। ओके,
वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कौन से दूसरे काउंटर्स आप नजर में रखें और वहां पर क्या एक्शनेबल ट्रेड रहेगा उस पर एक चेक लेंगे। साथ ही देखेंगे करेंसी मार्केट की आज ओपनिंग कैसी रहती है, जिस तरह से यूरो रोज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है डॉलर के मुकाबले, और इस ग्रीस संकट से करेंसीज पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका जायजा लेंगे करेंसी मार्केट की ओपनिंग में और साथ ही लेकर आएंगे प्री ओपन सेशन भी।